अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक, 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक और मुल्क में दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर की बात की। वहाँ उन्होंने सियासी जो मामलात चल रहे हैं और हुकूमत का जो किरदार है उसके ऊपर भी बड़ा तफसीलन लिखा है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं और हर कोई अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर रहा है। राना सनाउल्लाह साहब से भी जब सवाल हुआ इस ख़त से मुतल्लिक तो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, उनकी ज़बानी सुनिए। ये कोई नया नहीं लिखा है इसने, ये को आज से 2 साल कबल बयान जारी हुआ था शहबाज गिल का। आप उस बयान को निकाल लें और इस खत को निकाल लें, एक ही थीम है। को ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, खुदा ना खास्ता अगर फौज कमजोर होती है तो उसके नतीजे में क्या फिर ये KPK में इनकी हुकूमत होगी या ये हुकूमत करेंगे। खत का भी इसके अलावा कोई मकसद नहीं है फौज और अवाम के दरमियान फर्क डाला जाए या फौज और उसकी कमांड के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की जाए। राना साहब कहते हैं ख़त का मकसद तफरीक या गलत फहमियाँ पैदा करना है फ़ौज के दरमियान, कमांड के दरमियान और अवाम के दरमियान। मलिक अहमद ख़ान साहब ये समझते हैं कि ये कोई मिन्नतें या फिर ये कोई मदद की अपील है ख़त। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जब नदीम मलिक साहब ने इंटरव्यू के दौरान उनसे उनके तासुरात पूछे, उनका मौक़िफ़ पूछा इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, खान साहब ने एक ख़त लिखा है। उन्होंने ये कहा कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बराह रास्त सॉल्व हो जाने चाहिए। अब खान साहब ने जो भी उनके गिले शिकवे हैं या उनका मौक़िफ़ है वो रखा है आर्मी चीफ़ के सामने, देखें क्या जवाब आता है, उसके ऊपर आगे फिर देखते हैं। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भी जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने ये बात बारहा सामने रखी कि जो भी राब्ता है या जो भी गिले शिकवे हैं वो बराह रास्त बैठ कर सॉल्व हो जाने चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि माजी करीब में अभी जब एहतजाज वगैरह थे इनके दौरान क्या क्या कोशिशें, क्या क्या राब्ते हुए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया है सारसी की। इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जमा खातिर ये भी कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बयान आए इस ख़त के ऊपर और ये कहा गया है ज़राए की जानिब से कि ख़त नहीं मिला किसी भी किस्म का इमरान खान का और सियासी मामलात को सियासी अरीना में ही डील करना चाहिए। सवाल यहाँ से शुरू करते हैं या गुफ्तगू अपनी यहाँ से शुरू करते हैं कि ख़त से मुतल्लिक किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या किस में ज़्यादा वज़न है। राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं कि ये तफरीक पैदा करने की या गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश है, या फिर अली अमीन साहब जो बात कर रहे हैं कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको बराह रास्त सॉल्व होना चाहिए, डील करना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी एक अटैम्प्ट है खान साहब की जो उन्होंने की है। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, उमर चीमा साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आप कहिएगा किसके मौक़िफ़ में आपको ज़्यादा वज़न लगता है? क्या राना साहब सही बात कर रहे हैं या फिर ख़त लिख के खान साहब ने बड़ा अच्छा किया है? शुक्रिया अलीना। देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो इमरान खान ने ख़त लिखा है उसकी वजह क्या है। अगर तो इसकी वजह ख़त लिखने की ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो दूरियां हैं या जो तलखियां हैं वो कम करना है, तो वो मैं समझता हूँ कि इस ख़त के ज़रिए वो तलखियां या दूरियां कम नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ेंगी। क्योंकि अगर ख़त का आप कंटेंट पढ़ें, जो इसमें 6 नुकात उन्होंने इमरान खान ने ये लिखे हैं और जो हाईलाइट किए हैं, उस पर बराह रास्त वो इमरान खान ये तमाम तर जो मुल्क भर में अब गलत जितनी भी वो काम हो रहे हैं उसका सबका ज़िम्मेदार इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को वो किया है। चाहे वो उसका पहला नुक्ता हो जिसमें इलेक्शन में धांधली के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एजेंसीज़ ने डायरेक्टली बराह रास्त इसमें धांधली की है और एक अदली हुकूमत को वो किया है। इसी तरह का जो बाकी अपने वर्कर्स की जो अबडक्ट करने के हवाले से हो या गिरफ्तारियों के हवाले से कि 20,000 के करीब उनके वर्कर्स को उठाया गया है, ये तमाम तर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये जो इमरान खान पहले ट्वीट्स करते हैं ये उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त ये ख़त है। तो मैं नहीं समझता कि इससे एक तो जो इस्टेब्लिशमेंट और जो PTI के दरमियान कोई मज़ीद जो है वो ये खलीज कम होने के ये मज़ीद बढ़ेगी। एक तो बात ये है, और दूसरी बात ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इससे दुरुस्त इंप्रेशन जा रहा है। उसकी वजह ये है कि देखें, ये उसमें बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चाहे वो अदलिया हो उसको कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम, उसकी ज़िम्मेदार भी इनडायरेक्टली ये वो सारा कुछ वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को वो कर रहे हैं। जो बाकी भी इन्होंने वो पॉइंट्स 5 उठाए हैं, चाहे वो पीका के हवाले से हो या फिर उसके साथ साथ जो इलेक्शंस के साथ साथ जो मईशत का है, वो भी तमाम तर जो है वो ज़िम्मेदारी वो कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट इसके हवाले से है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई यकतरफ़ा ये सारा कुछ चल रहा है मामला, या ये दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ जो है, जब तक ये रियलाइज़ नहीं करेंगे इमरान खान, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके हवाले से कोई पेश रफ्त हो सकती है।
लेकिन 9 में एक हकीकत है और इससे कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि वो 9 मई को भुला के इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज ये आगे बढ़े और ये तमाम तर जो मामलात जो मुतालबात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सकता है। 9 मई के हवाले से पहले भी फ़ौज की तरफ से मौक़िफ़ आ चुका है कि जब तक कि ये इमरान खान की तरफ से ये पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से यही खबरें इस ख़त के जवाब में वो चली हैं कि पहली बात तो ये है कि वो ख़त का कोई जवाब नहीं देना वो पसंद करते जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और दूसरी बात ये कि जो मामलात हैं या जो बातचीत है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जमातों की आपस में हो सकती है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान के लिए ये अगर ये कोशिश ये थी कि मामलात को कोई खुश असलूबी से जो है वो आगे बढ़ाया जाए, तो वो नहीं, मैं नहीं समझता कि ये इससे कोई जो है इसका कोई असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कल जो इंटरव्यू दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि जो नवंबर में, आपको याद हो कि हमने भी इसी प्रोग्राम में हाईलाइट किया था कि कुछ मुलाकातें और कुछ पसे पर्दा कुछ पेशरफ्त इस तरह की हुई थी। जब ये इमरान खान से ख़ासतौर पे जो 24 नवंबर को ये धरने के हवाले से बातचीत की गई थी, तो इमरान खान ने एक ही शर्त रखी थी और वो यही थी कि उनकी रिहाई वो की जाए, तो उसके बाद संजानी से आगे ये नहीं जाएगा उनका। तो ये मामला उधर ही रुक गया था। यही वो वजह थी, इमरान खान की जो ज़िद थी वो अपनी रिहाई के अलावा बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की इस हवाले तक तो मेरा ख्याल है कि वो बात दुरुस्त है, लेकिन आगे फिर क्या ये इसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस टाइम भी जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी यही एक मेन शर्त थी कि इमरान खान जो सोशल मीडिया है उस पर अपनी पार्टी और ऑफिशियल जो इनका वो है उसको कंट्रोल करेंगे, इदारों के खिलाफ ये नफरत और वो तर्क कर देंगे, तो उसके बाद मजीद आगे कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि ये नफरत कम करने की बजाय इमरान खान खुद भी इस पे जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बढ़ा रहे हैं और उनकी जो सोशल मीडिया टीम्स हैं वो भी एक्टिवली वो और अब बढ़कर आपको ये लगता है कि ये जो खत लिखा गया है ये और जलती पे तेल का काम करेगा, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा उमर, आप किस तरह से देख रहे हैं, तज्जिया करते हैं इस खत का, क्या मकसद हो सकता है खान साहब के इस खत का? क्या जो अभी फ़खर ने कहा उससे इत्तफाक करेंगे? अलीना, मुझे इससे एक बात याद आ रही है। जो अज़मा बहारी हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, इनके वालिद थे सैयद जाहिद बुहारी साहब। वो कुछ देर के लिए हाई कोर्ट के जज रहे, तो उनके पास एक बड़े नामी ग्रामी वकील थे, वो पेश हुए। उनका केस इतना स्ट्रांग नहीं था, तो वो बुहारी साहब आके पूछ रहे थे कि सर मैं आपको कोई रिलीफ देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक ग्राउंड बताएं किस ग्राउंड पे रिलीफ दूँ। तो जब उन्होंने 2-3 दफा बात की ना, तो वकील साहब बोले, उन्होंने कहा कि सर मैं तरला ग्राउंड पे रिलीफ चाह रहा हूँ। तो ये खत जो है बेसिकली एक तरला ग्राउंड है। अच्छा। तो तरला ग्राउंड पे रिलीफ मांग रहे हैं। बेसिकली जब जो आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ है, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस टाइम भी इनको इमरान खान को एक पैगाम भेजा गया था कि भाई अब ये हुकूमत की मर्जी थी कि उन्होंने इनको आर्मी चीफ बनाया है, अब इनके खिलाफ कोई मुहाज का आगाज ना करें। लेकिन इमरान खान जो है या उनकी पार्टी वो बाज नहीं आई, उन्होंने अपनी आखिरी हदों तक गए और फिर बाद में जो कुछ उनके बस में आया उन्होंने सब कुछ किया। ये जो बात कर रहे हैं ना राना सनाउल्लाह साहब के, ये कोई तकसीम या अवाम में और फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश है, ये बातें इमरान खान पहले कर चुके हैं। जो उनकी पार्टी का बयानिया देख लें, जिस अंदाज में वो ट्वीट करते हैं, वो इसी तरह लगता है जैसे कोई दुश्मन मुल्क की फौज है और उनके खिलाफ उनका मुकाबला है। पूरी दुनिया में वो कैंपेन चला रहे होते हैं। लिहाजा ये खत जो है उस तरफ कोई बड़ा कदम नहीं है। मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि इमरान खान को इस तरफ अब जो है कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहे। वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, जिन जिन लोगों से उन्होंने उम्मीदें रखी हुई थी उनको वो देख रहे हैं या उनसे मायूस हो चुके हैं कि जो ऑप्शन उनके ज़हन में थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं। तो वो एक तरह से अपना कोई चैनल एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ उसमें को गुस्सा भी दिखा रहे हैं कि मुझे गुस्सा बहुत है, देखें हमारे साथ फलां फलां ये काम हुआ, लेकिन ये है कि हम मुल्क के लिए आगे चलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि फौज और अवाम के दरमियान कोई तकसीम और बढ़े, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इनकी जो एक अंदाज है अपनी फाइट का, वो बिल्कुल ट्रंप की तरह का है, जो उसने आते हुए जिस तरह पहले मैक्सिको पे, कनाडा पे और चाइना पे जो तजारती पाबंदियां लगाई, वो टैरिफ लगाया, और उसके बाद जब जवाबी टैरिफ लगा तो ट्रंप ने उनके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि नहीं मैंने तो इसलिए किया था, तो लिहाजा पहले उन इश्यूज पर बात कर लेते हैं। तो इमरान खान जो है वो भी एक ट्रंप तो है ना अपने लेवल पे, पाकिस्तान लेवल के, तो उनके अप्स एंड डाउन उनके मिजाज में आते रहते हैं।
ये मुझे ऐसी एक कोशिश लगती है कि जिसमें वो चाहते हैं, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि दोबारा से राब्ते एस्टेब्लिश हो जाएं और कोई बात आगे बढ़े। और एक और बात लीना कि ये जो हम अक्सर जिक्र करते हैं, इमरान खान जो है उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जेल काटी है, एक एक साल सबने दिलेरी के साथ काटी है। और आसिफ जरदारी जो है उन्होंने तो कई साल काट ली, जो मियां नवाज शरीफ है उन्होंने भी 1 साल काट ली थी। वो लोग इस उम्मीद पे सियासी लीडर करते हैं कि इसके बाद शायद हमारे लिए कोई बेहतरी नजर आएगी। इमरान खान को अब वो बेहतरी नजर नहीं आ रही। अब उनका दूसरा साल शुरू है, तो आप देखें कि हो सकता है कि इसके बाद वो और ज्यादा कोई तरले करना शुरू कर दें। वो चाहेंगे कि अब कोई बात हो, मुज़ाकरात हो, उन्हें कोई एक ऑनरेबल एग्जिट मिले। अच्छा, इंटरेस्टिंग। सलीम साफी साहब, सर क्या मकसद आप देखते हैं, आप कैसे तज्जिया करेंगे इस खत का? देखिए, जो उसका मतन है और अभी तक जो चीज़ें लीक हुई है, क्योंकि पूरा ख़त तो हमने नहीं पढ़ा है और ना गालिबन उन्होंने रिलीज़ किया है, तो उसमें एक रुझान नहीं है। जो उमर चीमा साहब ने कहा कि उसमें तरले का आंसर भी है, लेकिन उसके साथ साथ गलती ये है कि उसके साथ साथ धमकी और बुरे नताइज की पेशनगोई या धमकी वो भी उनको दी गई है। तो इसलिए एक तरफ उन्होंने मिन्नत तरला किया है, दूसरी तरफ उन्होंने धमकी भी दी है, तीसरी तरफ उन्होंने बुरे और नताइज और अवाक़िब की भी दुहाई दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़त जो है, ये ख़त लिखने वाले को, पढ़ने वाले को मज़ीद कंफ्यूज कर देगा और इस कंफ्यूजन की सूरत हाल में मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को इस ख़त से भी कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। दूसरा, ये ख़त उन्होंने जिनको लिखा है तो इस वक्त वो इस मूड में नहीं है कि वो इमरान खान साहब को कोई रियायत दे या उनके लिए कोई नरमी पैदा करें। सर, धमकी का आंसर आपको किस बात से लगा? नहीं, धमकी का ये नहीं होता कि आप उनसे कहें कि जी मैं आपके साथ ये कर लूँगा, मैं आपके साथ वो कर लूँगा, लेकिन ये बातें जो आप करते हैं कि जी फ़ौज और आवाम के दरमियान फासले पैदा हो गए हैं और मुल्क ख़तरात से दो चार है और मुल्क के लिए ये है, तो अगर इस तरह जारी रहा तो मुल्क में ये हो जाएगा, मुल्क में वो हो जाएगा, उस किस्म की धमकियाँ हैं इसमें। अच्छा, और ये क्या आप समझते हैं, खान साहब को किसी ने मशवरा दिया, खान साहब ने खुद लिखा? क्योंकि पीटीआई का एक नैरेटिव भी था ना कि फ़ौज का हम सियासत में किरदार नहीं चाहते, फिर वो पूरा हम ग़ुलाम नहीं, और उसके बाद चलता चला गया वो सिलसिला। अब ये क्या है? अभी तक तो वो जो कुछ भी लिखते रहे उनके लिए इरशाद भट्टी साहब लिखते रहे, तो अब इरशाद भट्टी साहब को पता होगा कि ये उन्होंने लिखा है या किसी और ने लिखा है। मैंने इसीलिए भट्टी साहब को आखिर में बचा के रखा है ताकि भट्टी साहब हमें ज़रा बता सकें, क्योंकि बड़ी दफ़ा वो कह चुके हैं ना कि मैं उनके दिल का हाल जानता हूँ। तो भट्टी साहब, चेयरमैन साहब को उन्होंने नहीं बताया ख़त लिखने से पहले? वो भी आज बेचारे आके कह रहे थे कि क्या ख़त है, मुझे नहीं पता, खान साहब की ज़बानी सुने। ये क्या है? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले और आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं फ़ख्र ने बात की और उमर ने बात की, मैं ज़रा उस पर बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल तासुर गलत है कि जो कुछ इस ख़त में है वो बहुत सख्त है, पहली मरतबा सख्त है। जो कुछ उससे पहले वो कह चुके हैं, उससे पहले वो शेख मुजीबुर रहमान, याया पार्ट 2 और पता नहीं महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और पता नहीं क्या कुछ कह चुके थे। तो इस ख़त में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये उमर साहब ने को पता नहीं ये कहाँ से तरला कोशिश लगी है, बड़ा दूर इन्होंने डबुक्की लगाई है नीचे पानी में और मोती निकाल के लाए हैं। ना ये तरला कोशिश है, ना ये डिप्रेशन है, ना फ्रस्ट्रेशन है। और मैं हैरान होता हूँ कि जब इमरान खान को ये कंपैरिजन करते हैं आसिफ अली जरदारी और आला हज़रत नवाज शरीफ साहब के साथ, मेरे महबूब कायद के साथ, भाई ना रहम की अभी तक, इस वक्त, इस घड़ी तक, कल का कोई पता नहीं, इस वक्त ना इमरान खान ने कोई रहम की अपील की है नवाज शरीफ साहब की तरह अदालतों में कि मैं बूढ़ा हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, असाब मेरे कमज़ोर हो चुके हैं, मुझे सडन डेथ का ख़तरा है, घर ज़रा 8 हफ्ते के लिए भिजवा दें। ना वो जद्दा गए हैं, ना वो लंदन गए हैं, ना आसिफ अली जरदारी साहब की तरह वो अस्पताल के VIP रूम में थे जहाँ वाक़े भी थी, मनपसंद खुराकें भी थीं, जहाँ ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने वाले भी हर वक्त मौजूद थे, प्राइवेट VIP रूम।
तो इस तरह ना फैक्ट्स को इस तरह ना तोड़ा मोड़ा करें, चीज़ों को सही अंदाज में रखा करें। दूसरी बात मैडम शेख, ख़त पे आते हैं। अभी पहली बात तो ये है कि हमने सवाल तो रख लिया है, ना बाकायदा कोई ख़त सामने आया है, ना बाकायदा बताया गया है कि भेज दिया गया है, ना बाकायदा पता चला है कि वसूल हो गया है, बल्कि एक अस्करी ज़राए से ये हुआ है कि ख़त मिला ही नहीं और ना ख़त में दिलचस्पी है, सियासी जमातों से रब्ता करें। अब मुझे बताएं, अगर ये बाकायदा ख़त तो है कोई नहीं। कल फैसल चौधरी साहब ने बाहर आके अडयाला जेल के बताया कि इमरान खान ख़त लिखना चाहते हैं या ख़त तैयार कर लिया, वो भेज देंगे। तो अभी भेजा नहीं, अभी मिला नहीं। हमारा सवाल आ गया है, चलो इसको ओपन समझ लेते हैं कि ये एक आज चेयरमैन साहब ने कहा है सर, फैसल चौधरी तो छोड़े, वो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि खान साहब ने पढ़ के सुनाया। तो अभी भेजा तो नहीं ना गया, कुछ सामने तो नहीं आया ना बाकायदा खत जिस पे इमरान खान के दस्तखत हों या जिसमें ऊपर लिखा हुआ कि आर्मी चीफ के नाम जनरल आसिम मुनीर साहब उनके चेयरमैन जब कह रहे हैं, उनके पार्टी का बंदा जब कह रहे हैं, तो हम तो पूछ रहे हैं ना, क्या चले अगर खान साहब ने लिख दिया तो फिर मैं, अगर आप कहती हैं कि मैं चेयरमैन के असी तेरे कदमां दिल तेरे कदमां च रखा, तू जाके विखा था सही। अगर आप मुझे उसके दिल कदमों में रखना चाहती हैं तो फिर मैं रख लेता हूँ। मैं तो अपनी राय देने का कायल हूँ ना, अपनी राय दूंगा। मुझे चेयरमैन से क्या लगे वो क्या कह रहे हैं। अच्छा। तो अभी बाकायदा कोई खत नहीं गया, बाकायदा कोई खत सामने नहीं आया, तो लिहाजा अगर हम इसको समझ लेते हैं कि खत है और ये ओपन खत है, ये कोई बाकायदा डाक वाला खत नहीं, तो इसमें क्या नई बात की है इमरान खान ने? पुरानी बातें हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के 17 सीटें जीतने वाले इक़्तिदार में आ गए और 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने पॉकेट जजेस और कोर्ट पैकिंग की बात की। पीका कानून काला कानून है और यूरोपीय यूनियन जीएसपी स्टेटस को उन्होंने इसके साथ किया। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, चादर चार दीवारी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी बुरान, सरमायाकारी, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, सियासी इंतकाम, यानी इस खत में बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि जो लुब्बे लुबाब है ये चीज़ें कह के कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज दिन ब दिन बढ़ रही है और ये पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए। अब ये वो रोज़ हर दूसरे दिन गुफ्तगू में करते हैं। जो कुछ ये जो पॉइंट सामने आए हैं ये सब इमरान खान आए रोज़ गुफ्तगू करते हैं। कई बार इनके एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर ये चीज़ें आ चुकी हैं। कई बार ये साफ़ियों से बात कर चुके हैं, कई बार ये वकला से बात कर चुके हैं। बल्कि ये जो याया फरीदी साहब और अमीनुद्दीन साहब को 349 सफ़ात का खत लिखा है वो इससे ज़्यादा डायरेक्ट है, इससे ज़्यादा तफसील से है, इससे ज़्यादा लंबा है। तो कई बार अलीमा खान इस पे गुफ्तगू कर चुकी हैं। बल्कि जब इमरान खान अभी जेल में नहीं गए थे, वो जलसे जुलूस कर रहे थे, तो और पीका और 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन निकाल दें तो इससे ज़्यादा सख्त वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे एक तो ये कोई बाकायदा खत अभी तक सामने नहीं आया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि खत है ही नहीं कोई? दूसरा नहीं, ये अगर आप, मुझे नहीं लग पता कि खत, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। मैंने सारों से पूछा कि किसी के पास कोई बाकायदा खत हो, कि सारे तरीके इंसाफ ने कहा हमारे पास कोई नहीं है। और मैंने कहा किसी के पास कोई डाक में भेजा गया हो कि ये खत भेज, तो वो क्या बताते हैं? खान साहब ने पढ़ के सुनाया उनको, क्या कहते हैं वो इससे मुतल्लिक? मैडम शेख पॉइंट्स यहाँ तक तो फैसल चौधरी साहब ने भी बताया ना। वो आप बैरिस्टर गौहर साहब को आज सीरियस ले रही है, यहाँ तक तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो पार्टी चेयरमैन है, मैं तो लूंगी, आप क्यों नहीं ले रहे हैं सीरियस? मैं ये जानना चाहती हूँ। उससे बड़ा एक इमरान खान भी है, बानी चेयरमैन है, मैं तो उसको ले रहा हूँ ना कि उसका कोई खत सामने नहीं आया। वो कह रहे बानी चेयरमैन ने पढ़ के सुनाया। आपकी आप कहते हैं मैं मान जाती हूँ। आप भी बैठी हुई थी, आप भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठा हुआ था कि हम दोनों के सामने भी पढ़ के सुनाया था। तो मैं अपनी राय देने का कायल हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे कभी फौज में कोई कमजोर हो या कोई खलीज पैदा हो, लेकिन ये जो तशरीहें फरमा रहे हैं राना साहब, यानी वो जो थीम उन्होंने 2 साल पहले क्या निकाला है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि यही शायद इमरान खान चाहते हैं कि वो एक चीज करते हैं और उसके सारे ट्रैप में आ जाते हैं। तो मुझे मलक अहमद साहब और राना साहब की बात समझ नहीं आ रही। और गंडापुर साहब ने जो एक पूरी स्टोरी सुनाई है उसमें भी बड़े झोल है कि 80% वो हो गया था राजी, तो 30% वो राजी हो गया था। तो क्या झोल है, जल्दी से मुझे बता दें। कि ये इससे पहले इससे बात बुनियादी तौर पे ये है कि बाकायदा खत कोई नहीं आया और कोई नई बात नहीं है
कि जो इसमें लगे कि कोई बड़ी एक नई बात हो गई जी सर, वो आपका पॉइंट आ गया, डिप्रेशन, बिल्कुल सही सर, वो तो मैं जवाब ले लेती हूँ ना। चले गंडापुर साहब की बात में बात करते हैं, जरा इसके ऊपर जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान ने जो ख़त तहरीर किया आर्मी चीफ के लिए, उसके ऊपर हम तजिया तबसरा कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने कहा कि ना तो उनको सख्त मौक़िफ़ लग रहा है, बड़ी दफ़ा पहले भी ये बात हो चुकी है, और दूसरा ना ही उनको कोई तरला ग्राउंड लग रहा है। फ़खर साहब, आप क्यों समझते हैं कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और खलीज पैदा करेंगे? अलीना, पहली बात तो ये है, मैंने ये नहीं कहा कि ये फर्स्ट टाइम इमरान खान ने सख्त लिखा है। मैंने ये कहा है कि अगर तो इमरान खान का मकसद इस ख़त के ज़रिए एक खलीज को कम करना है तो ये ख़त खलीज कम करने की बजाय बढ़ाएगा। वो भट्टी साहब ने शायद ठीक तरीके से सुना नहीं है। और जो दूसरी बात, ये मिन्नत तरला वाली बात कर रहे हैं, देखें इस ख़त के में 5वां नुक्ता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में मईशत तभी बेहतर हो सकती है जब आवाम की उमंगों के मुताबिक कोई हुकूमत आएगी, तो तभी मुल्क की जो मईशत बेहतर होगी, और उसके लिए वो अपने आप को और अपनी जो पार्टी 40वें मर्तबा वो। अच्छा, और उसके साथ साथ ये जो ख़त वाली बात भट्टी साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ख़त है भी या नहीं है, वो इमरान खान के जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है उसके ऊपर बाकायदा जो पहला ट्वीट है वो यही है कि ओपन लेटर टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। तो ये उसमें उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट पे, ये तो मैंने भी सुना है, ये मैंने भी देखा, मेरे पास वो मौजूद है, वो 6 नुकात भी मौजूद हैं, लेकिन वो और आगे अस्करी ज़राए कहते हैं हमें ख़त नहीं मिला, ना दिलचस्पी है, पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करें या सियासतदान बात करें। तो भाई डाक, एक मिनट सर, सॉरी, मेरा सवाल है भट्टी साहब से। भट्टी साहब, एक मिनट, आपके लिए बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त आप किस पे ज्यादा एतबार करें, सिक्योरिटी जराए जो नैरेटिव ले रहे हैं उसके ऊपर, या खान साहब जो नैरेटिव ले रहे हैं कि मैंने खत भेजा है उसके ऊपर? मेरा ख्याल है मैं खुद पर रिलाई करूं कि कोई एक खत नजर आए जो जाता और फिर उधर मौसूल होता। नहीं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा मुनासिब होगा। खान साहब कह रहे हैं, खान साहब मैं लाइफ लाइन लूंगा। अच्छा, लाइफ लाइन या दोस्त किसी से मदद लूंगा। आपके दोस्त उमर चीमा साहब के पास चलते हैं जिन्होंने अभी कहा कि उनको एक डेस्परेट तरला ग्राउंड लग रहा है। भट्टी साहब ने आपका जवाब दिया। जी चीमा साहब। अलीना, बेसिकली भट्टी साहब जो है ना, भट्टी साहब जब नवाज शरीफ का जिक्र करते हैं तो कहते हैं मेरा महबूब कायद, और बेसिकली ये कहना इमरान खान को चाह रहे होते हैं कि वो उनके महबूब कायद हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो उनका जिक्र कर रहे थे डील्स वगैरह के हवाले से, कि जिस तरीके से इमरान खान को जेल भेजा गया, या जिस तरीके से वो बचते रहे, अपनी पूरी अवाम को बुला लेते थे, कभी जमान पार्क के बाहर, कभी बाल्टियां पहन के तो अदालतों में पेश हो रहे होते थे, ये तो किसी और ने नहीं किया जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने तो ये कहा कि अभी कोई इमरान खान की जेल खत्म तो नहीं होगी कि जो आप कंक्लूजन पर पहुंच गए, अभी तो उनका दूसरा साल शुरू हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उनका तो कंक्लूजन हो गया, यानी कि उनके वो तो एक हिस्ट्री है कि जो जिस तरीके से एंड हुआ वो तो हमारे सामने है, तो इमरान खान का भी अभी सामने आ जाएगा। तो बाकी है कि भट्टी साहब इस टाइम जो एक इज़्तिराबी कैफियत में है, मैं कोई मजीद बात नहीं करना चाहता। अच्छा, साफी साहब ने भी कहा था कि उनको धमकी का अंसर नजर आता है इसके अंदर। मैडम शेख, 2 जुमले सिर्फ। पहली बात, साफी साहब की इजाजत से। जी भट्टी, शुक्रिया। महबूब कायद मेरा ना बदलें, वो मेरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही है। जितनी महबूबियत से वो हम सारों के और आप सारों को मोहब्बत वो करते हैं, और जिस तरह वो करते हैं वो आप सबको पता है। दूसरी बात ये है, आपने एक लफ्ज़ बोला था पहले साल की मैंने आपको बातें बताई थी, जो ख्वाजा हारिस साहब दरखास्तें लेके कोर्ट्स में गए थे नवाज शरीफ साहब की, पहले साल ही अस्पतालों की मैं बातें बता रहा था, दूसरे साल की नहीं। और मैंने भी आज तक का कहा है, बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए? इमरान खान अगर बीमार ना हो तो उस सूरत में क्या होना चाहिए? ये तो आप अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं ना। आप समझते हैं कि जो कुछ मेडिकल रिपोर्टों में था वो कुछ हकीकत में भी था, तो फिर तो मैं अब आप इस तरह की कैफियत में इमरान खान ने शौकत खानम से चेक कराई थी भाई भट्टी साहब, शौकत खानम से उन्होंने चेक कराई थी, बाद में जाने दिया था। भाईजान, मुझे शौकत खानम में टेस्ट थोड़ी हुए थे, शौकत खानम का डॉक्टर गया था मेरी जान के टोटे। अगर आप उसको भी समझते हैं कि वो रिपोर्टें असली थी, तो मैं आपकी इज़्तिराबी कैफियत को भांप गया हूँ। भट्टी साहब, आप पता नहीं सीने में कौन से राज लिए फिर रहे हैं जो कि आपने अलहदा से कोई तलाश किए हैं। जी बिल्कुल, ये आपका ही हक तो नहीं, आप पनामा, आप मौजूद थे, मेडिकल रिपोर्टों का मैं हूँ। भट्टी साहब इशारा दे तो रहे हैं आपको कि खान साहब ने कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया खान साहब, नवाज शरीफ साहब को, उनके महबूब कायद को बाहर भिजवाने के लिए भट्टी साहब की फरमाइश पे। जी बिल्कुल, मैंने आखिरी लम्हे में कहा कि
कोई गल नहीं। अच्छा सलीम साफ़ी साहब, सर आपने कहा कि आपको धमकी का अंसर भी इसके अंदर लगता है, भट्टी साहब कह रहे को खत ही नहीं है। नहीं, वो तो हम ये मफरूज़ा पहले मान लेते हैं ना कि ख़त है, और फिर उसका जो कंटेंट वो अच्छे नुकात सामने आए हैं उसको भी हम मान लेते हैं कि ये उसका ख़त का हिस्सा है। तो उसके बाद मैंने अपनी ये राय दी कि उसमें ऐसे अल्फाज हैं जो कि दूरियां बढ़ाते हैं, जो कि गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन क़ुर्बतें बढ़ाने वाली चीज़ें उसमें नहीं हैं। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, अब ये भी एक मफरूज़ा है कि इससे दूरियां बढ़ेंगी या कुर्बतें बढ़ेंगी, लेकिन मैंने तो सारा कुछ मुबैना आपको बताया है कि मुबैना तौर पर जो मेडिकल रिपोर्टें पहले आई थी, मुबैना तौर पर जो ये ख़त है, मुबैना तौर पर ये जो सारा कुछ है, तो मैंने तो वो बताया है। और उस पे अगर मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ क्यों रहे हैं, मेरा तो फिर सवाल ये है। आपने गालबन वो फिक्रा नहीं सुना था। मैंने कहा अगर मान लेते हैं, ओपन खत मान लेते हैं, तो फिर भी इसमें मैंने 2-3 बातें की कि कोई नई बात नहीं थी, कोई तरला कोशिश नहीं थी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, और इससे पहले कई बार ये बातें होती। फिर क्या था? क्या है? यानी डायरेक्ट बाकायदा तौर पे उन्होंने पहली मर्तबा कहा कि उनको खत, आर्मी चीफ साहब को खत लिखा जा रहा है। ये बाकायदा पहली दफा हुआ है। पहले वो गुफ्तगू करते थे। सर क्यों आपके ख्याल में सही बात है? क्यों नहीं सही बात मैडम शेख, क्यों कोई इसमें बुराई कौन सी बात? सर वो कहते थे ना कि हम तो गुलाम हैं, नहीं होना चाहिए किरदार सियासत के अंदर, फिर उन्होंने सियासी बातें उनके सामने रख दी खत में। मेरा भट्टी साहब से सवाल यही है कि इमरान खान अपने ख़त में ही कहते हैं फ़ौज सियासत से अलग हो जाए, और जो एक आइनी और जितने भी जो कानूनी दायरा कार हैं तमाम इदारों के, वो अपने अपने दायरा कार में रहें, और दूसरी तरफ वो ओपन ख़त लिख के वो फ़ौज को फिर एक बार सियासत में मुलविस कर रहे हैं। तो ये भट्टी साहब मुझे ये बताएं, अगर जवाब देना चाहें, खुद ही अपना जो है वो कंट्रडिक्शन कर रहे हैं अपने, अगर जवाब देना चाहें। कसम से अपने जमहूरियत पसंदों पे भी मैं बड़े ही खुश, बड़े ही मुझे फ़ख्र है अपने जमहूरियत पसंदों पे। यानी अगर वो सियासतदानों से बात करें तो वो भी बुरा है, ना करें तो वो भी बुरा है, उनको ख़त लिखें तो वो भी बुरा है, उनको पे तनकीद करें तो वो भी बुरा है, उनके हक में बोलें तो वो भी बुरा है, इमरान खान चुप हो जाए तो वो भी बुरा है, बोल पड़े तो वो भी बुरा है, बीमार ना हो तो वो भी बुरा है, जेल में रह जाए वो भी बुरा है। यानी क्या करें? यानी सवाल क्या? तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1 हफ्ता वेट भी नहीं किया, तीसरे दिन ही कमेटी उन्होंने वो मुज़ाकरात खत्म कर दिए थे। तो मुझे ये बताएं ना, नहीं भट्टी साहब जवाब तो दें। वो कमेटी का उन्होंने जो है जो मुज़ाकराती बनी थी उसका तो उन्होंने वो कंटिन्यू नहीं रखा। कंटिन्यू रखो अगली क़यामत से 1 दिन पहले तक। अच्छा चलें, अब हमारे पास क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है और हमने आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं उनको भी शामिल करना है, तो इस डिबेट से इतना ही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। YouTube पर भेजे गए आपके सवालों के जवाब जानते हैं। साफ़ी साहब, सबसे पहला सवाल आपके लिए भेजा गया है और पूछा गया है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान और PTI का इत्तेहाद हो सकता है? मुझे मुश्किल लगता है दोनों का इत्तेहाद। ये सीज़फायर जो उनका हुआ है, ये सीज़फायर तो जारी रहेगा और एक दूसरे के साथ राब्ते भी उनके जारी रहेंगे, और PTI वाले इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर के तवाफ़ करते रहेंगे, लेकिन मुस्तकिल इत्तेहाद दोनों का मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। उसकी एक वजह तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कुछ माजी में इमरान खान साहब के बारे में कहते रहे, तो वो सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि उस पर बिलीव करते हैं। वो जो भी इल्ज़ामात लगाते रहे उन पे वो बिलीव करते हैं। और दूसरा, दोनों के कारकुन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मौलाना के कारकुन हैं तो उनके लिए भी PTI के साथ इत्तेहाद को हज़म करना इतना आसान नहीं है, और PTI के वर्कर के लिए भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद को हज़म करना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपके जवाब के लिए। अगला सवाल भेजा गया है इरशाद भट्टी साहब के लिए। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि बानी PTI जेल से कब रिहा होंगे? क्या बात है मैडम शेख, ये सवाल आपका नहीं हो सकता, पहली दफ़ा मुझे यकीन हो गया। भट्टी साहब, पहली बात यह है कि भाईजान सियासत और पाकिस्तान की सियासत पे कोई तबसरा करना और कोई हतमी राय देना बहुत मुश्किल है।
लेकिन मैं इस साल से पहले भी और साल शुरू होने के बाद भी कह चुका हूँ कि मेरा अंदाज़ा है कोई बड़ा कोई हैपनिंग ना हो जाए, कोई मोजज़ा, कोई करामत ना हो जाए। हालांकि बहुत रास्ते मसदूद नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि 2025 इमरान खान की रिहाई का साल है। इमरान खान 2025 में रिहा हो जाएंगे। बाकी वल्लाह आलम हम भी तज़िये ही कर सकते हैं, कोई बाकायदा तोता भी मेरे पास कोई नहीं, चिड़िया भी कोई नहीं, चुड़ैल भी कोई नहीं, और ना कोई वो मुझे है कि राव मुश्तरी में चला गया, मुश्तरी राव के पास आ गया, ना सितारों का हाल जानता। ठीक है भट्टी साहब, थैंक यू उस जवाब के लिए। और वी होप कि वाकई ऐसा हो, बग़ैर केसेस के, बग़ैर किसी चीज़ के। अगर खान साहब जेल में हैं और उसका कोई जवाज़ नहीं पैदा होता तो फिर उनको जेल में रहना भी नहीं चाहिए। अगला सवाल आया है उमर चीमा साहब के लिए। चीमा साहब, आपसे पूछा गया है कि तलाल चौधरी का कहना है कि पैका कानून उनके खिलाफ है, जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैला रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? मेरा ख्याल है कि तलाल चौधरी साहब ने भी पूरा कानून पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो ये उनका सियासी बयान है। अगर उन्होंने कानून देखा होता तो ये कानून लगता ही नहीं है, बहुत ही इसमें खामियां पाई जाती हैं, और ये बज़ाहिर ही इसको पढ़ के पता चल जाता है कि हुकूमत अपने पास इतने इख्तियारात लेना चाहती है कि कोई भी बंदा कोई बात भी करे तो उसकी तशरीह अपनी मर्जी की करके तो उस बंदे को गिरफ्तार कर लें। अब ये सहाफ़ियों की बात, ये भी एक बड़ा अजीब सा बयान है कि ये सहाफ़ियों के लिए नहीं है, ये सहाफ़ियों के हवाले से भी कानून का इस्तेमाल होगा। और जो बात उन्होंने की कि जो वैसे रेटिंग लेने के लिए ये सनसनी पैदा करते हैं, तो या तो फिर आप कानून जो है वो उसकी बाकायदा अच्छे तरीके से डिफाइन करते, मुशावरत के साथ बनाते, तो फिर तो लगता है कि हुकूमत की कोई नेक नीति इसमें शामिल है। अभी तक तो ये एक बड़ा बदनीति पर मबनी कानून नजर आता है। वैसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है चीमा साहब के सहाफ़ियों को तो फिर भी अपनी गाइडलाइंस पता होता है, एक ग्रूमिंग के थ्रू हम लोग गुजरते हैं, असूल भी होते हैं, लेकिन सिटीज़न जर्नलिज्म हो या फिर वैसे कोई सिटीज़न हो, उसके खिलाफ अगर ये इस्तेमाल हो सकता है तो ये ज़्यादा तशवीशनाक। नहीं, हर दो सूरतों में तशवीशनाक है। ये मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि लोगों को इस बारे में ट्रेन किया जाए, उनको आगाह किया जाए कि क्या सच है या क्या झूठ है, तो फिर ये कानून का सांचा, उसकी तरतीब या उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो भी उस तरह की होनी चाहिए थी ना, वो ऐसी नजर नहीं आती। तो उसमें यही लगता है कि वो इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो उनके लिए क्राइसिस पैदा हुआ है वो उसमें एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं कि वो अपने मुखालिफ आवाज़ों को किस तरह दबा सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। अगला सवाल आया है फ़खर दुरानी साहब आपके लिए। फ़खर, आपसे सवाल किया गया है कि लिया से इस साल MD कैट का इम्तिहान पास करके 150 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिला है। तालीम में इस कदर शानदार कारकर्दगी के बावजूद मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है। सूबाई हुकूमत लिया को इग्नोर क्यों करती है? शुक्रिया अलीना, बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ भी लिया से है। तो मुझे इस हवाले से तालीम के हवाले से ज़्यादा बेहतर इल्म है कि लिया में हमेशा हर साल तालीमी मैदान में जो बच्चे हैं वो तकरीबन बोर्ड में भी जो नुमाया पोजीशंस लेते हैं, और हर साल ये मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से भी जो एडमिशन्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो ख़ास तौर के ऊपर जनूबी पंजाब के अजला में से लेते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो जनूबी पंजाब के ज़्यादातर अजला हैं उनको इग्नोर किया जाता है पंजाब हुकूमत की तरफ से। ख़ास तौर पे मैं अभी मुझे ये पता चला है कि अभी तक ये 1 साल हो गया पंजाब हुकूमत बनाए हुए मरीम नवाज़ साहिबा को। 1 साल से अभी तक ना तो चीफ़ मिनिस्टर ने गो कि इन्होंने कोई जनूबी पंजाब के जो डिवीजन्स हैं उस सतह पे तो विज़िट्स वगैरह किए हैं, लेकिन जो बाकी अजला हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। 1 साल हो गया, ना तो वज़ीर आला ने इन अजला का कोई चक्कर लगाया है या कोई विज़िट किया है। लिया में तो एक वज़ीर तक भी अभी तक वहाँ पर नहीं गया, 1 साल हो गया। तो मेरा ख्याल है 36 अजला हैं पंजाब में, ये कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो ये तमाम अजला के लिए यकसा जब तक ये पॉलिसीज़ और ये नहीं किया जाएगा, तो ये इसी वजह से ही जो मेरा ख्याल है कि ये जो जनूबी पंजाब के लोग इस हवाले से आवाज़ उठाते हैं, तो ये पंजाब हुकूमत को इस हवाले से भी जो छोटे अजला हैं उसके लिए तवज्जो देनी चाहिए। और जो इस तरह के जो जितने भी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर के ऊपर एजुकेशन के हवाले से जो भी अजला मेरा ख्याल है कि जो टॉप करें तो उसके लिए उनके लिए कोई इंसेंटिव इस तरह का कोई
बेहतर अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेजेस वगैरह, ये इस तरह का अनाउंस करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज ये बात उठी है, हमारे प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई गई है, तो इसका हुक्काम नोटिस भी लेंगे और काम करेंगे इसके लिए। आप लोग इसी तरह से अपने मसाइल हों, सवालात हों, कुछ भी भेजते रहें। यूट्यूब पर हमारी एपिसोड के नीचे कमेंट करें, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।